तो बच्चों कुछ और भी क्वेश्चन किया जाए। अभी तक हम पिछले 2 वीडियो से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने अभी तक किया है। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कि बैलेंस हैं, सो इनको भी सॉल्व करते हैं वन बाय वन। आओ देखते हैं। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. ओके, सो पहले एक बार साइड में लिख ले। 700 रुपीज़ है तो मैंने ऐसे करके 700 लिख दिया, रुपीज़ लिख दिया। और ये 700 रुपीज़ 7 बच्चों में बांटने हैं। कुछ ऐसा है, एक बच्चा, दो बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बच्चा। ऐसे करके मैंने एक डायग्राम बना लिया समझने के लिए। 700 रुपीज़ को 7 बच्चों में बांटना है। और आप भी ऐसा ही कोशिश करना, जब भी आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, पहले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को विजुअलाइज करो। स्टार्ट मत कर दो सॉल्व करना कि कोई फॉर्मूला लगा दिए, याद करने लगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा बच्चों, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ऐसे आप एक बेहतर, जो एक होता है ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और जिसका बहुत बेसिक स्ट्रांग होता है, वैसा स्टूडेंट कभी नहीं बन पाओगे। और यही प्रॉब्लम होती है जब आप किसी कंपटीशन को फेस करते हो। कंपटीशन वाला कभी भी आपको, आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आपने कितनी फॉर्मूला याद कर रखी है, ये नहीं जानना चाहता कि आपकी मेमोरी पावर कितनी शार्प है। वो ये जानना चाहता है कि जो सिखलाई इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दी गई, जो रियल नंबर में दिया गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दिया गया, क्या उस सिखलाई को आप समझते हो? क्या उस टीचिंग्स के बेसिक्स को आप समझते हो? वो बस ये जानना चाहता है। और मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हो, विजुलाइज करके, चीजों को समझ के, तो आपका एक अलग ही अप्रोच बन जाता है, आपका तरीका एक अलग ही बन जाता है। कभी कभी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है बच्चों कि आप लोग दिमाग लगाते रह जाते, नहीं बनता। और जो बच्चा विजुलाइज कर लेता है चीजों को, वो तो वहीं पे आंसर निकाल देता है 2 मिनट में। ठीक है, तो आप कोशिश हमेशा यही करो कि चीजों को देखो कि क्या हो रहा है। तो मैंने 700 रुपीज दे लेकर के मैंने 6-7 जगह बना दिया। मैं चाहता तो ये नहीं भी कर सकता था, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं ऐसा तो पढ़ा नहीं हमने। हमने ये ऐसे डायग्राम बनाना तो कहीं नहीं पढ़ा कि 700 को 7 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। हमने तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, हम चाहते तो वो भी यूज कर लेते, बस बात खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया ना, क्योंकि इसको करने से मेरी अपनी मेमोरी का जो विजुअलाइजेशन है वो बढ़ रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है कि ओके ये 700 रुपीज है, यहां पे लिख देते हैं रुपीज 700, और इस 700 को 7 लोगों में बांटना है। अभी तक तो क्वेश्चन यही बोल रहा है, अभी तक मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे एपी लगाना है या क्या करना है। क्योंकि मैं क्यों पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया लेकर के चलूं कि मुझे एपी वाला ही क्वेश्चन में सॉल्व करना। मैं तो बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करूंगा जैसे कि मुझे पता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन में इस्तेमाल क्या होने वाला है, और फिर जितनी नॉलेज मेरे पास है उसके हिसाब से इस्तेमाल कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो 700 टू बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। 7 लिखा है ना, टू गिव 7 कैश प्राइज। या if each cash prize, if each prize is 20 less than its preceding price। अच्छा, ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइज। तो इसी को मिटा के मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे भी कुछ समझ में आया, हमने ऐसे लिख दिया रुपीज 700 लिख दो, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 लोगों में।
अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इसका फायदा क्या हुआ बता रहा हूँ, क्योंकि वो छोटा था, वहां पे आगे प्रोसीड करना मुश्किल हो रहा था मुझे। तो इस फिगर में मैं लिखूंगा पहला बच्चा, ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बच्चा। तो लिख दें, दूसरा बच्चा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा बच्चा है, सातवां बच्चा है। अब ये बोल रहा है कि जो 7 बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ईच कैश प्राइस या ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो मान लेते हैं कि पहले बच्चे को कैश प्राइस ए मिला, तो दूसरे बच्चे को क्या मिलेगा, ए माइनस 20। तीसरे बच्चे को क्या मिलेगा, ए माइनस 20 से भी 20 कम, तो ए माइनस 40 कर दें। इससे भी 20 कम चौथे बच्चे को मिलेगा, तो ए माइनस 60 कर देते हैं। पांचवें बच्चे को क्या मिलेगा, ए माइनस 80। छठे बच्चे को जी ए माइनस 100। सातवें बच्चे को ए माइनस 120। सही जा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस। लेकिन मुझे पता है कि अगर इन सभी कैश प्राइस को जोड़ दिया जाए, ए प्लस जो दूसरे बच्चे को मिला है ए माइनस 20, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इन सभी प्राइस को जोड़ दिया जाए, तो ये 700 है रुपीस, क्योंकि 700 रुपीस को ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब में। अब जब ये बन गया, तो अब मैं दिमाग लगाऊंगा कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कैसे बनेगा। और बिल्कुल दिमाग लग रहा है अब मेरा। देखो, अगर पहला ए है, दूसरा है ए माइनस 20, तो पहले हम देख लेते हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी कि नहीं है। तो देखने का तरीका मैंने एक बताया था आपको कि ये जो ए है तो इससे कितना कम है, 20 कम, ये वाला भी 20 कम, तो इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर ऐसा नहीं देखना चाहते तो मैथमेटिकली देख लो, कोई भी दो उठा लो, एक ये उठा लेते हैं, एक ये उठा लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देना है, तो ए माइनस 20 में से पीछे वाला जो कि ए है उसको घटा दिया, कितना आ गया, माइनस 20। ये आ गया डी। अब आगे भी देख लेते हैं कि ये डी हर जगह सेम है कि नहीं। तो कोई भी दो उठा लो, ये वाला और ये वाला ले लेते हैं। तो ए माइनस 80 था, इसमें से इसको घटा दिया जाए, माइनस ए माइनस 60। अब देखो, ए माइनस 80, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस ए प्लस 60, ए एक कट गया, कितना आ गया, माइनस 20। तो देखने में मुझे समझ में आ गया कि हर जगह पे ये जो डिफरेंस है, यही कॉमन डिफरेंस है, और ये माइनस 20 है। इतना मुझे समझ में आ गया। और इतना भी समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और क्यों मैंने सोचा, क्योंकि फाइनली मुझे ऐड करना है सबको। ठीक है जी, व्हाट अबाउट, तो डी मिल गया ना इसमें, ओके। अब अगर इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार, पांच, छ, सात, सात चीजों को जोड़ रहे हैं। देखो, एक, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ही सात जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, हमें पता है S7 मतलब 7 टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 7 टर्म्स को ऐड कर दिया जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, जो कि 7/2 इंटू 2 इंटू ए। पहला टर्म क्या है, ए ही माना है हमने, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, n-1 कितना आया, 7-1 6 इंटू डी, डी क्या है, -20। और ये मुझे पता है कि S7 कितना है, मतलब इन सबको ऐड कर दिया जाए तो मुझे पता है 700 है। ये हो गया 700। बस इसे यहां से कर लो अपना कैलकुलेट, 7/2, 2 को इधर लेके चले जाए, है ना, तो 7
और 7 से काट दें, ये देखो 7 यहां पे डिवाइड हो जाएगा तो इसको यहीं पे काट दें, 100। 7 चला जाएगा ना यहाँ पर नीचे, 700 डिवाइड बाई 7 तो 100 आया। फिर 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहीं पे लिख दो सीधा 200, और इस 700 को मिटा देता हूं, और ये 7/2 खत्म हो गया। अब देखो ये बच गया 6 इंटू -20, इसको लिख दो सीधा यहाँ पे -120, तो ये प्लस को हटा दो, सीधा -120 लिखो। -120 को इधर ले जाओ तो क्या हो गया जी, 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120, 320। तो a इज इक्वल टू 160। तो देखो पहले बच्चे को कितना पैसा मिलेगा जी, 160। कहाँ लिखे, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ये मैंने लिखा 160 पहले बच्चे को मिला। दूसरे बच्चे को मिलेगा इससे 20 कम, तो 140। तीसरे को मिलेगा इससे भी 20 कम, 120। चौथे को मिलेगा इससे भी 20 कम, 100, 80, 60, 40। और इन सबको ऐड करके देख लो, 160 प्लस 140 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 40, ये तुम्हें दे देगा 700। और मैं यही बात कर रहा हूं आपको, ऑल्दो ये क्वेश्चन में नहीं दिया बच्चों, कहाँ दिया है। अगर हम ये नहीं भी करते, इसमें क्यों टाइम वेस्ट किया मैंने, यहां पे हो तो गया, आंसर आ गया। बोल रहा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। अच्छा ईच ऑफ द प्राइजेस का बोल रहा है, तो चलो हमें तो निकालना ही था, अदरवाइज हमने ए निकाल लिया था, तो चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन में भी पूछ ही रहा है कि हर प्राइस की वैल्यू बताओ, तो 160 हो गया, 140, 120। द पॉइंट इज कि ऐसा करने से हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा था कि अच्छा एक बच्चे को 160 मिलेगा, दूसरे बच्चे को 140 मिलेगा, तीसरे को 120 मिलेगा, चौथे को 100 मिलेगा, ऐसे करके हम समझ पा रहे हैं, है ना। तो ये हमारी समझ को बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। तो ऐसे करना इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं जी। इन अ स्कूल students thought of planting trees in and around school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. और एग्जाम्पल भी दिया है, a section of class 1 will plant 1 tree। अच्छा तो बेसिकली जैसे अगर क्लास 1 है तो ये 1 ट्री प्लांट करेगा, वैसे ही करके मान लो क्लास 9 है तो 9 ट्री प्लांट करेगा। ये मैंने शॉर्टकट में कहीं लिख लिया अपने समझ के लिए, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। A section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12। okay, there are 3 sections of each class। ठीक है, how many trees will be planted by the student। ठीक है, तो सिंपल है यार, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही करते करते क्लास 12 वाला भी 12 ट्रीज प्लांट करेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बोल रहा है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, तो हर क्लास का 3 सेक्शन है, तो इसमें भी 3 सेक्शन है, तो बेसिकली जितना भी ट्री प्लांट करेगा इंटू 3, है ना। क्लास 9 वाला भी आइडियली 9 ट्रीज को प्लांट करना चाहिए था, बट 3 सेक्शन हो गए, हर एक एक सेक्शन प्लांट करेगा तो इंटू 3। क्लास 12 वाला भी 3 सेक्शन है, तो 12 ट्री प्लांट करने चाहिए थे, लेकिन तीनों सेक्शन करेगा तो इंटू 3। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। ओके, तो खुद सोचो, क्लास 1 वाले ने कितना ट्री प्लांट किया, 3। वैसे ही यहां पे लिख देते हैं 3 इंटू क्लास 2। क्लास 2 वाला कितना ट्री प्लांट करेगा, 2 ट्रीज करने चाहिए थे, लेकिन 3 सेक्शन है इसलिए 3 इंटू 2, तो मैं यहां पे 6 कर दूं।
6 कर दिया प्लस, वैसे ही क्लास 3 वाले कितना करेंगे, 3 इंटू 3 9। ऐसे ही करते हम आगे बढ़ेंगे और क्लास 12 वाले 36 ट्रीज को प्लांट करेंगे। इसी का सम चाहिए मुझे, यही चाहिए मुझे, एस एन, इसका आंसर चाहिए। सॉरी। सो ये निकाल नहीं लोगे, ये तो बहुत सिंपल है ना। अब इसमें मैं दो तरीके दिखाता हूं आप लोगों को, दो तरीके बनाने के। पॉइंट नंबर 1, हमें अगर एस एन चाहिए, ओहो क्या गया, तो पहले हमें जानना होगा कि ये कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 12 है, क्या मैं बोल सकता हूँ 12 है। क्लास 1 क्लास 2 वाले ने इतना किया, क्लास 3 वाले ने इतना किया, वैसे ही करके क्लास 12 वाले ने इतना किया, तो टोटल 12 टर्म्स है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो S12 12 टर्म का ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अच्छा पहली बात, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, चेक कर लो। 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 ये भी 3, आगे भी बढ़ोगे तो 3 का डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ओके। सो यहां पे एक जगह लिख लें, a इक्वल टू 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस भी जो है ये भी 3 का है। तो S12 इक्वल टू हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू 3 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 12 माइनस 1 11 इंटू डी के जगह पे 3। यही आंसर हो गया आपका। अच्छा एक और भी चीज कर सकते थे, हमें लास्ट टर्म पता है ना 36, तो चलो तीन तरीके से आपको आंसर दिखाता हूं। इसको, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 33 प्लस 6 कितना 39, 6 इंटू 39 आया बच्चों, जो भी होगा कैलकुलेट कर लेना इसको। इसको मैं यहां पे ऐसे भी कर सकता था कि n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a की जगह पे लिखता मैं a प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म था 36, देखो 36 प्लस 3 39 इंटू 6, ये भी तो फॉर्मूला था, है ना। एक और तरीका है बच्चों इसी चीज के लिए। सोचो आपने क्या पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है, हमने वो नेचुरल नंबर का सम पढ़ लिया था, क्या हम उस तरीके को लगा सकते हैं, ये वाले तरीके को, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। और इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल हो जाता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को 2 मिनट, मतलब इससे तो कम टाइम में तो बना ही देंगे डेफिनेटली। कैसे, मुझे इतना सम करना था ना, इसमें से मैं ऐसे करता, मैं 3 कॉमन ले लेता, तो क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही करके कितना 12। इसी का तो आंसर चाहिए मुझे, 3 इंटू इतना, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 12 तक है, इसका मुझे आंसर पता है। क्या पता है, लास्ट वाला जो 12 है वो लिख दो, और इससे एक ज्यादा 13 डिवाइडेड बाई 2, देख लो अगर वही आंसर ना आए तो, देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 और 13 इंटू 3 39, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 39, ये देख लो जी 6 इंटू 39। ठीक है, तो तरीके, ये सारे वेपन्स हैं मेरे पास, जो भी चीजें हमने पढ़ाई करी हम कोई भी चीज को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको आपको वेपन की तरह ट्रीट करना है, और ये वेपन आपका तब होगा, एक होता है ना वेपन, तो यार अर्जुन के पास भी था, और वेपन बाकी जो धनुधर थे उनके पास भी था, लेकिन अर्जुन और उनमें डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि उसको बिल्कुल अच्छे से पता है अपने वेपन के बारे में, उसका मास्टर था वो। तो ये जो भी चीजें वेपन, जैसे ये एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इन नेचुरल नंबर,
ये आपका तब बनेगा जब आप इसके ऊपर मेहनत किए होगे, जब यहाँ पे आपने कुछ टाइम लगा के समझा होगा। जब मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, तो आपने खुद अपने आप से मेहनत किया होगा कि क्या ये बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे, फिर सोचा होगा कि अगर मान लो इसमें से वन हटा दिया जाए तो 2+3+4 ऐसा होता तो क्या होता, तो मैं ऐसे कर सकता था क्या? तो नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें भी एक तरीका है, वन ऐड कर दो वन सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे मान लो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, तो ये सब आपको करना है बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें तो आपको करनी है ना। मैं कितनी आपको कितनी बार कुएं के पास ले जाऊंगा और बताऊंगा कि ऐसे पानी पीना है। पानी तो आप ही को पीना पड़ेगा बच्चों। अब मेरे दिमाग में कैसे आ गई ये चीज? मान लो कि आप लोगों को ये चीज करना चाहिए था जो भी मैं बता रहा हूँ, कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि नेचुरल नंबर का अगर सेम सम करना है 1+2+3+4, मान लो ऐसे ही करते करते मुझे 40 तक सम करना है, तो इसका आंसर क्या है? लास्ट वाला टर्म 40 इंटू 40+1 मतलब 41 डिवाइड बाई 2, यही आंसर है इसका। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें दिमाग ये लगा सकते थे कि अगर मान लो इसमें 1 और 2 न होता तो ऐसा होता, 3 से लेकर 40 तक ये सम करके बता दो। तो क्या वो फॉर्मूला लगा सकते थे अभी भी? 40 इंटू 41 डिवाइड बाई 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि जब भी हमें ये जो फॉर्मूला है 40 इंटू 41 या n इंटू n+1/2, ये तब के लिए है जब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1+2+3 कोई गैप भी ना हो, 1 से लेकर के लास्ट यहां तक इसको ऐड करना है, तब के लिए है। तो फिर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कैसे सोचता? मैं सोचता कि अच्छा यहां से यहां तक निकालना है ना, तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से तो निकाल ही सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, वैसे तो कर ही सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक और दिमाग है, मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ पे 1+2+ ऐड कर दूंगा अपनी तरफ से। तो मैंने अपनी तरफ से कितना ऐड कर दिया? 1+2, 3 ऐड कर दिया, और लास्ट में 3 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। अब मैं इतना तो निकाल सकता हूं ना, इस वाले का सम मुझे पता है, 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया देखो, 20। तो ये हो जाएगा 82, 820 करेक्ट, या 820 - 3, इसका आंसर देखो 817। 2 मिनट में निकाल के रख दिया मैंने। मैं इससे बताना क्या चाह रहा हूं? मैं इससे ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं बहुत ज्यादा जीनियस हूं कि ऐसा कर सकता था। यार ये तुम्हें सोचना है, ये उस पॉइंट के मैं बारे में बात कर रहा हूं कि ये अगर इस वेपन को आपको यूज करना है तो इसका मास्टर आपको बनना पड़ेगा। आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बच्चों। इफ यू स्पेंड योर टाइम हेयर थिंकिंग कि अगर ये ऐसे ना होता, तो अगर मान लो बीच में यहाँ पे 3 गायब होता, किसी ने मुझे ऐसे दे दिया होता कि लो जी इसको ऐड करके बता दो, 1+2+4+5 ऐसे करके 40 तक, तो भी मैं नहीं कर सकता था इस फॉर्मूले से। 40 इंटू 41 डिवाइड बाई 2 ये गलत हो जाता, क्योंकि मुझे चाहिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। लेकिन मेरे पास दिमाग है तो मैं ऐसे कर लूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा +3 और लास्ट में -3 कर दूंगा, जो भी चीज मैंने ऐड किया उसको घटा दूंगा। अब यहां से यहां तक का मुझे पता है। ठीक है बच्चों? तो ये सारी चीजें जब आप करोगे खुद ही एक ही क्वेश्चन में 10 तरीके से सोचो, बोलो कि अगर ऐसे होता तो, अगर ये नहीं होता तो, अगर ऐसे करना होता तो, ये 40 की जगह पे 101 तक ऐड करना होता तो जब ये सब चीज कर लोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो वेपन है ये तुम्हारा हो गया, तुम इसके मास्टर हो गए, तुम इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, a spiral is made up of successive semicircles। एक स्पाइरल है, इट इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सक्सेसिव क्या होता है? एक के बाद एक, विथ सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। ओके,
तो पहले इसी को समझते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो पहले देखते हैं जिसमें स्पाइरल क्या है। दूसरा कलर को यूज करता हूं मैं। तो देखो, एक सेमी सर्कल यहां से यहां तक है। पहली बात, सेमी सर्कल है कि नहीं? है। इसका सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर ए है। और फिर ये भी एक सेमी सर्कल है, यहां से लेके यहां तक। और इस सेमी सर्कल का सेंटर बी है। सिर्फ इस पे फोकस करो अभी, सिर्फ इस पे। तो इसका सेंटर कहाँ है? बी है। बोल रहा है क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा हूं। स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए। अच्छा, रेडियाई भी दिया है। हाँ सॉरी, विथ सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। देखो, अब ये एक स्पाइरल बन गया पूरा का पूरा। देखें यहां से लेके यहां तक, दिस इज वन स्पाइरल, जो कि विच इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सो वन सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। सो एक सेमी सर्कल और उसके बाद एक और सेमी सर्कल, इन दोनों को मिला के एक स्पाइरल बना हुआ है। जिसमें से एक जो सेमी सर्कल है पहला वाला, उसका सेंटर कहाँ है? ए पे। जो दूसरा वाला है उसका सेंटर कहाँ है? बी पे। इतनी बातें अभी तक बताई गई, अभी तक कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा हूं मैं। जो बातें बताई गई हैं वही समझा रहा हूं अभी तक। तो इतना समझ में आ गया जी कि ये सेमी सर्कल, ये स्पाइरल बना दो सेमी सर्कल से। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए, सेंटर एट ए ले लिया, ऑफ रेडियस 0.5। अच्छा, और फिर ये बी का दिया हुआ है 1। तो बेसिकली दूसरा कलर यूज करता हूं। अब ये बोल रहा है कि जी स्पाइरल तो आप समझ गए कि एक सेमी सर्कल है और दूसरा सेमी सर्कल है, इन दोनों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक स्पाइरल हुआ। तो इस स्पाइरल में पहले सेमी सर्कल का लो, इसका रेडियस ये है 0.5। तो पहला वाला जो मैंने ब्लू से मार्क किया आपको, ये 0.5 है। अब फिर आ जाओ बड़ा ये वाला सेमी सर्कल, इसका रेडियस कितना है? तो पूरा ये वाला, ये रेडियस है, ये है 1 सेंटीमीटर। ये लिखूंगा 1 सेंटीमीटर। तो पहला स्पाइरल कंप्लीट। वैसे ही आगे भी तो स्पाइरल है, आगे भी तो है। ये एक स्पाइरल हुआ था। अब आगे वाला स्पाइरल लेते हैं। यूं करके आया एक सेमी सर्कल, और फिर इससे बड़ा वाला एक सेमी सर्कल यहां पे सक्सेसिव हो गया, दो सेमी सर्कल। और देखो ये ब्लू वाला एक स्पाइरल बन गया बड़ा सा। अब इसमें ये जो छोटा वाला सेमी सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? ये है 1.5। मतलब ये इसका सेंटर ये है ना, इसका सेंटर से लेकर के यहां तक ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। बढ़िया है। फिर इस बड़े वाले सर्कल का, इस वाले का सेंटर का है बी पे। तो इसका रेडियस इस बी से लेकर के यहां तक जाएंगे, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? सो ठीक है, एज शोन इन फिगर दिखा दिया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच a स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल? तो बस देखो, पहला सेमी सर्कल, इसका रेडियस कितना लिख देते हैं। पहला सेमी सर्कल, इसका रेडियस 0.5। दूसरा सेमी सर्कल, इसका रेडियस 1। तीसरा सेमी सर्कल, इसका रेडियस इतना। ऐसे ही करते करते मैं 13 सेमी सर्कल, 13 स्पाइरल इज मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, एक के बाद एक। जो 13th सेमी सर्कल होगा उसका भी कुछ यहां पे रेडियस रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं 0.5 में बढ़ रहा है। 0.5, 0.5, 0.5, इसके बाद 2.5 आएगा। ऐसे ही 13th वाले का भी कुछ रहा होगा रेडियस। ठीक है,
तो अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल। अब मुझे बताओ कि अगर ये पहला स्पाइरल का रेडियस इतना है, सॉरी पहला सेमी सर्कल का, तो पहला सेमी सर्कल जो ये वाला है यहां से लेके यहां तक, इसका लेंथ कितना होगा? अगर रेडियस इसका 0.5 है तो इसका लेंथ होता है, सेमी सर्कल पूरा सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो इसका हो जाएगा पाई इंटू आर। तो मैं इसका लेंथ लिख दूं 0.5 जिसका रेडियस है, जो सबसे छोटा वाला पहला सेमी सर्कल था, इसका पाई इंटू आर इंटू 0.5। ये इसका लेंथ है, कहां से कहां तक? ये पूरा यहां से यहां तक। उसी तरीके से दूसरे का लेंथ, इस वाले सेमी सर्कल का लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये होगा पाई इंटू इसका वाला रेडियस, दूसरे वाले का रेडियस। तो मैं लिख देता हूं पाई इंटू 1। उसी तरीके से तीसरे वाले का रेडियस पाई इंटू 1.5। उसी तरीके से इसे करते करते 13th सेमी सर्कल का भी कुछ रेडियस रहा होगा। और ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड फ्रॉम 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, मतलब टोटल लेंथ बता दो। तो सब सेमी सर्कल का मैंने लेंथ जोड़ लिया, सब सेमी सर्कल का मैंने लेंथ नोट कर लिया। अब अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए आपस में, तो यही तो होगा टोटल लेंथ। इसको प्लस 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 सबको ऐड कर दिया जाए, तो इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लें। मैं बोल रहा हूं पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5 प्लस, ऐसे ही करते करते 13th टर्म तक जाना है, कुछ रहा होगा 13th टर्म। हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं nth टर्म वाले फॉर्मूले से, ठीक है। हम चाहे तो ये 13th टर्म निकाल करके भी देख लें, देख लो। मान लो ऐसे ही करते करते मुझे 13th टर्म को जानना है, तो कैसे जानेंगे? हम लिखेंगे nth टर्म, मतलब 13th टर्म इक्वल टू a प्लस, ए की जगह पे क्या है बच्चों? पहले देख लेते हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी तो देख लो। या तो यहां पे पाई को कॉमन ले लें, बाद में पाई से, चलो ठीक है तुम छोड़ो, पाई इंटू 0.5 रखो। पाई इंटू 1 माइनस पाई इंटू 0.5, मतलब पाई में से 0.5 पाई चला गया, आगे वाले में से पीछे को घटाते हैं ना, तो कितना आ गया? 0.5 पाई। अब देखते हैं कि ये डिफरेंस आगे भी है क्या? 1.5 पाई में से 1 पाई चला गया, मतलब कुछ 1.5 रुपए थे तुम्हारे पास, 1.5 रुपीज थे, उसमें से 1 रुपए चले गए। कितना रुपए? 0.5। तो 1.5 पाई में से 1 पाई चला गया, कितना? 0.5 पाई। तो इतना समझ में आ गया कि कॉमन डिफरेंस हो गया 0.5 पाई। तो कैसे लिखेंगे 13th टर्म? इक्वल टू ए प्लस, ए के जगह पे है 0.5 पाई, लिख दो डायरेक्टली 0.5 पाई ए प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 12 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 0.5 पाई। देखो जी क्या आ गया, 0.5 पाई कॉमन ले लें, 0.5 पाई इंटू 1 प्लस 12 13, तो हमारा आ गया 0.5 पाई इंटू 13, ठीक है जी। और 13 इंटू 0.5 बता सकते हो कितना आएगा? देखो 13, 0.5 को 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, मतलब कर लेना, है ना। या 13 इंटू 5 कर दो, 6.5 आता है, 6.5 पाई। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने इससे जो कुछ भी किया, मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि जैसे सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया, हम चाहते तो ये भी पता कर सकते थे कि 13th नंबर लास्ट वाला जो सेमी सर्कल होगा, ये होगा पाई इंटू 6.5। ये देखो यही तो निकला था अभी, 6.5 पाई। 13th नंबर पे ये सेमी सर्कल, जो 13th नंबर वाला सेमी सर्कल बना होगा, उसका जो सेमी सर्कल का लेंथ होगा वो होगा 6.5 इंटू पाई। अब ये भाई साहब हमसे बोल रहे हैं कि ये ऐड कर दो तुम,
तो जी ऐड कर दो, क्या परेशानी। इसको मिटा दें, ये तो हमने निकाल ही लिया ऑलरेडी। अब हमने 13th वाला निकाल लिया है, तो ये लिख ही देते हैं। जब निकाल लिया है तो लिख दो 6.5। इनको ऐड करना है जी, क्या ऐड नहीं कर लोगे, क्या होगा, S13 मतलब 13, ऐसे जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके 13 टर्म्स का सम इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी करने की जगह मुझे लास्ट टर्म तो ऑलरेडी पता है, अभी मैंने मेहनत कर ही लिया 13th टर्म निकालने का, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस एल 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई। अब देखो 6.5 पाई में 0.5 पाई को ऐड कर दिया, कितना पाई, 7 पाई। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं 7 इंटू पाई। 7 इंटू पाई के जगह पे लिखा जा सकता है 22 डिवाइडेड बाई 7। ये सब कट कुटा करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेना। 13 13 14 143 सेंटीमीटर। तो देखो देखने में कितना डिफिकल्ट ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे स्पाइरल बनाई, ये हुआ वो हुआ, बट जब मैंने उसको अच्छे से समझ लिया तो हमने बनाने में हार्डली एनी टाइम। और वो तो मुझे इतना टाइम लग रहा है कि आपको समझाने में, अदरवाइज जब बनाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसे ही देखते हैं आप भी आगे क्वेश्चन। ये देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। 200 logs are stacked in the following manner। कैसे, 20 log in the bottom row, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वाह, बढ़िया फिगर बनाया। तो जैसे 20 लॉग को सबसे नीचे रख दिया गया, फिर ये 19 लॉग को उसके ऊपर रखा, ये देखो, फिर उसके ऊपर 18 लॉग को रख दिया, है ना, 19 इन नेक्स्ट रो, 18 इन रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। ऐसे ही इसके ऊपर कितना आएगा, इसके ऊपर 17 आएगा, फिर इसके ऊपर 16 आएगा। अब ये बोल रहा है इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड, इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड। ओके, अच्छा 200 लॉग पूरा स्टैक हुआ है ना, ठीक है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, चलो देखते हैं। मुझे पता है कि सबसे बॉटम में कितना है जी, 20 है, सबसे बॉटम में 20 है, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे ही करते 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 कहीं तक गए होंगे। और इसका सम मुझे पता है कि ये टोटल 200 होना है, क्योंकि जितना भी स्टैक कर लो कोई जरूरी नहीं है कि एक तक गए होंगे, ये भी बात है। ये जरूरी नहीं है कि 18 के बाद ये बिल्कुल 1 तक पहुंच गए होंगे, कहीं तक गए होंगे और जहां पे भी जाने के बाद ये 200 मिल गया होगा। मुझे यही ढूंढना है कि कहां तक जाने के बाद 200 मिल गया होगा, कितने, जैसे ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीसरे रो में 18 रखा है, वैसे ही कितने रो में जाने के बाद 200 मिल गया होगा। ठीक है, हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो बस मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, ये मुझे पता नहीं है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहली बात, एपी में है क्या, है। कॉमन डिफरेंस क्या है, d इक्वल टू -1। क्यों, 19 में से 20 घटा दिया, 18 में से 19 घटा दिया, सब जगह -1 आएगा। a क्या है, a इक्वल टू 20 है। और मुझे पता नहीं है कि कितने ऐड करने के बाद 200 आए, तो मैं बोलूंगा सम ऑफ nth टर्म Sn, जो कि मुझे पता है 200 है, इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू a विच इज 40 प्लस n-1 इंटू d कितना है जी, -1।
कितना आ गया जी? दिस इंप्लाइज 200 इक्वल टू n बाई 2, या 2 को इधर लेके जाए, या पहले देख, हाँ लेके चले जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 400 इक्वल टू n इंटू 40, ये -1 से मल्टीप्लाई किया तो -n, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये आ गया, तो 40 प्लस 1 यहीं पे कर दें, 41 माइनस n, ये हो गया जी बच्चों। अब इसको सॉल्व करो आगे, n से मल्टीप्लाई किया तो -n², मैं डायरेक्टली लिखना चाहता था बट नहीं लिखा, 41n माइनस n², ऐसे आएगा ना। अब इस n स्क्वायर 41n को सबको इधर लेके आओ, n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे क्या चाहिए? मुझे n की वैल्यू चाहिए। मुझे जानना है कि कौन से नंबर पे, है ना, कौन से नंबर पे से ये पहले नंबर, पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, वैसे ही कितने रो, कौन से रो पे कौन से रो पे ये 200 हो जाएगा लॉग्स, है ना। तो वो n है, वो n मुझे चाहिए। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो a² प्लस b² माइनस 2 अभी पे बात नहीं बन रहा है, तो कुछ और देखें, हिट एंड ट्रायल करें। 400 को फैक्टराइज कर दिया जाए, तो 2 से हो गया 200, फिर 2 से किया तो 100, फिर 2 से किया तो 50, फिर 2 से किया तो 25, फिर 5, और यहाँ पे भी 5। मुझे चाहिए कितना? 41। तो कुछ करें, तो 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, 16 और 25, 41 होता है क्या? 16 25, हाँ होता है, बढ़िया है जी। तो मिल गया ना, देखो 16 और 25, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ना 41 को, 16n माइनस 25n दोनों को ऐड करोगे 41 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आ जाता है। फिर आगे तो इसमें क्या आया, n माइनस 16, और यहाँ पे 25 कॉमन लिए थे, n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप लोग यहाँ पे सॉल्व करना है, n को कॉमन लेना, 25 को कॉमन लेना, ठीक है, डायरेक्टली लिख दो फिर। तो मुझे आंसर आ गया n इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 25। ओके, दो आंसर आया है, ध्यान देने वाली बात है। तो बेसिकली मुझे इतना पता चला कि या तो आप ऐसे 16th रो तक जाओ, अगर आप 16th रो तक पहुंच जाते हो ऐसे करते करते, तो भी आपको 200 लॉग मिल जाएंगे। मतलब जैसे ये पहला रो था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही अगर 16th तक जाते हो तो 200 मिल जाएंगे, और ये बोल रहा है कि 25 तक जाते हो तो भी 200 मिल जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? तो देखा जाए थोड़ा सा और भी समझते हैं क्वेश्चन को। अब देखते हैं जरा, इसको मिटा दूं। तो अभी तक इन सभी से जो कुछ भी हुआ, हमने n की वैल्यू निकाल ली है 16 और 25। अब इसी में कंफ्यूजन है कि मैं आंसर को 25 मानूं या 16 मानूं या दोनों ही मानूं। कंफ्यूजन तो बस इतनी बच गई ना। तो इसको हम साइड में लिख लिया जाए, n इक्वल टू 16 आया है एंड n इक्वल टू 25 आया है। -25 तो नहीं था, नहीं -25 तो नहीं था, बिकॉज माइनस कॉमन आया था। तो ठीक है, दोनों ही आंसर दिखा रहा है, अभी तक तो दिखा ही रहा है भाई। ओके, तो अब देखते हैं कि अगर 16th रो तक हम पहुंचे तो इस तरीके से यहां पे कितने वुड होंगे। तो करके देख लें एक बार, देख लो। अगर मुझे nth टर्म चाहिए, मतलब 16th टर्म,
16th टर्म चाहिए तो क्या बोलूंगा मैं, a प्लस n-1, 16 - 1 15 इंटू डी कितना आ रहा है, -1, तो कितना आ गया, 20 - 15 5। तो इतना समझ में आ गया कि 16th वाले रोम पे जाऊंगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर में 5 लॉग रखे हुए होंगे। जैसे देखो यहाँ पे 20 रखे ना, 18 रखे, 19 रखे, 18 रखे, ऐसे ही करते करते 16th वाले रो तक जाऊंगा तो ऊपर में सिर्फ 5 लॉग बचेंगे, वो ये 5 आ गया। और अगर 20th रो तक जाता हूं तो, क्योंकि मेरा आंसर तो 25 ही दिखा रहा है, सॉरी 20th नहीं 25 तक, तो 25th टर्म देखते हैं, तो वो क्या आएगा, a प्लस n-1 मतलब 19 इंटू d-1, कितना आ गया, 20 - 19, 1 आ गया। तो ये कैसे हो रहा है यार, ये कि अगर मैं वहां तक भी पहुंच जाऊं तो भी 200 है। ओ सॉरी, वही मैं बोलूं, ये 25th है ना, तो मैंने 25 - 1, 24, n-1 इंटू डी ना बच्चों, तो 24 - 1 इज -24। अब हाँ अब देखो, -24 आया, 20 में से -24 चला गया, -4। तो कहने का मतलब ये है, अब दोनों चीजें आपको क्लियर करता हूं, इसका आंसर तो 16 होना चाहिए, 24 को रिजेक्ट कर देंगे, n = 25, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि अगर तुम ऐसे ही करते करते 25th रो तक गए तो वहां पे -4 लॉग बचेगा। अब -4 लॉग क्या होता है, या तो 20 लॉग होगा, या तो 19 लॉग होगा, या तो 18 लॉग्स होंगे। ऐसे ही करते करते ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि 5 लॉग होगा, 16th वाले रो में 5 लॉग होगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ये मैथमेटिक्स मुझे बता रहा है कि 25th रो तक चले जाओगे तो -4 लॉग्स होगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। -4 लॉग्स क्या होता है, तो इसलिए मैंने इस आंसर को रिजेक्ट कर दिया, n = 25 एंड n = 16, यही मेरा आंसर हो गया। और ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड। सो मुझे पता है कि 16th रो या 16 रो में ये 200 लॉग्स जो है ये प्रेजेंट होंगे। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो जो टॉप रो मतलब 16th रो पे 5 लॉग्स हैं। तो क्लियर हो गया, क्लैरिटी मिल गई कि जी 25 को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि -4 लॉग्स नहीं हो सकते 25th अगर रो पे देखा जाए तो, ठीक। तो आंसर हो गया, मेरा क्वेश्चन भी बन गया। अब मैं कुछ आपको विजुलाइज कराना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स मुझे n = 25 भी क्यों बता रहा था। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स तो इंसान नहीं है ना, वो तो किसी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा है हमें। अब देखो एक ब्यूटी दिखाता हूं कि 25 भी मुझे क्यों बता रहा है ये। अब हम इंसान का काम है कि कौन सा एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, वो देखो इसलिए बता रहे हैं। इसको लिखना लिखना शुरू करो तो दोबारा से। अगर इसी लॉग को हम समझें कि पहले रो में कितना लॉग है, तो 20 है, ठीक है। दूसरे वाले रो में 19 है, तीसरे में 18 है। ऐसे ही करते करते पहले लिख लेते हैं, ये है 1 पहले रो में, ये है दूसरे रो में, ये है तीसरे रो में। ऐसे ही करते करते मैथमेटिक्स ने मुझे बताया कि तुम 16th रो तक चले जाओ। 16th रो तक मैं चला गया, गोल कर देता हूं इसको, तो मेरे पास 5 लॉग हैं ऊपर में रखे हुए। और मैथमेटिक्स मुझे बोल रहा है कि यहां तक आप अगर ऐड कर देते हो, दूसरे कलर से करते हैं, यहां से लेके यहां तक आप ऐड कर देते हो तो ये 200 देगा, ये तो मुझे बता ही रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये क्यों बता रहा है कि n = 25 पे भी 200 देगा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इससे देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है।
अब इससे आगे चलते हैं। अब इसी में 16th रो के जगह पे अगर मैं 17th रो तक जाता तो कितने लॉग रखे हुए होते? कितने रखे हुए होते? 5 के बाद उसके ऊपर कितने लॉग होंगे? चार लॉग्स। देखो ना, 20 के ऊपर वाले लॉग कितने थे? एक कम था ना उससे। 19 के ऊपर वाला 18 रखा हुआ था। तो 16th रो के बाद जब 17th वाले रो पे गए तो 5 के ऊपर 4 लॉग रखा होगा। ओके, 18 वाले रो पे चलते हैं, यहाँ पे 3 लॉग रखा होगा। 19 वाले पे चलते हैं तो यहाँ पे 2 लॉग रखा होगा। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। 20 वाले पे चलते हैं तो यहाँ पे 1 लॉग रखा होगा। तो देखो, सबसे अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि तुम मुझे ऐसा रो बताओ कौन से रो पे लास्ट में बिल्कुल 1 लॉग बचेगा, तो देखो ये आंसर होता। ये सब आंसर कैसे आ रहा है बच्चों? जब मैं चीजों को विजुलाइज करके देख रहा हूं। ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता था कि मुझे ऐसा रो बताओ जिसके ऊपर जस्ट लास्ट में 1 बचा हुआ हो, और वो भी बन जाता आपके फॉर्मूले से। nth टर्म आपको पता है 1 है, तो आप निकाल लेते हैं ना। लेकिन मैं अभी कुछ और बताना चाह रहा हूं, इसलिए डिविएट नहीं होऊंगा। 21th रो पे देखें तो अब मैथ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बोल रहा है कि खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद तो कोई लॉग बचा ही नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स को नहीं पता ना ये चीज, मैथमेटिक्स ह्यूमन थोड़ी है। मैथमेटिक्स तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बिल्कुल लेके चला जाएगा जहां तक भी जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि 21st रो पे अगर जाओगे तो कोई लॉग नहीं मिलेगा, जीरो, क्योंकि एक के बाद जीरो आता है। उसी तरीके से अगर 22nd रो पे चले जाओगे उसके ऊपर, जो कि हम एज ए ह्यूमन बोल रहे हैं कि भाई इसके बाद तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स को नहीं पता, तो मैथमेटिक्स बोलेगा कि -1 लॉग हो जाएगा। 23rd वाले रो में जाएंगे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से -2 लॉग होना चाहिए। 24 वाले रो पे चले जाएंगे तो यहाँ पे -3 लॉग होना चाहिए। 25 वाले रो पे चले जाएंगे तो -4 लॉग होना चाहिए। ठीक, अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 25 पे जा करके भी 200 क्यों दे रहा है मुझे आंसर। यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि 200 आंसर है। यहां से लेकर के 20 से लेकर 5 तक अगर ऐड कर दिया गया तो 200 मिल जाता है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, यहां से लेके अगर यहां तक भी, मतलब सॉरी, यहां से लेके अगर यहां तक भी ऐड कर दिया जाए तो भी 200 मिलेगा। ये मैथमेटिक्स को समझ में आ रहा है। कैसे? देखो कितना ऐड हुआ, +4 +3 +2 +1, और उतना ही सब्सट्रैक्ट भी हो गया, -1 -2 -3 -4। ले देके यहां से यहां तक का वैल्यू जो है ये जीरो है बच्चों। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां से लेके यहां तक भी ऐड कर दिया जाए, ये वाला भी 200 है और ये वाला भी 200 है, क्योंकि यहां पे जितना भी ऐड हो रहा है उतना ही सब्सट्रैक्ट भी हो जा रहा है। 4 3 2 1 ऐड हुआ और उतना ही सब्सट्रैक्ट भी हो गया। तो मैथमेटिक्स अपना बिल्कुल काम कर रहा है। मैथमेटिक्स को पता नहीं था, वो ह्यूमन तो है नहीं बेचारा, उसको पता नहीं है कि अगर 20 रो पहुंच गए वहां पे अगर 1 लॉग हो गया तो उसके बाद 0 लॉग है, जीरो का कोई मतलब नहीं है। और कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन ये कैलकुलेट कर रहा है, ये बोल रहा है कि अगर 22वें रो पे चले गए तो -1 लॉग होना चाहिए, 23 वाले पे चले गए तो -2 होना चाहिए, 24 वाले पे -3 होना चाहिए। और इसलिए ये एक और भी आंसर मुझे दे रहा है कि n = 25 पे भी पहुंचोगे तो भी आपको 200 लॉग मिलेगा। इसलिए आपको 25 आंसर भी दे रहा था। लेकिन अब एज ए ह्यूमन मेरा काम है टू एक्सेप्ट दिस आंसर और रिजेक्ट दिस आंसर। बहुत सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपको खुद एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबल है। बहुत सारे रियल लाइफ में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता कि जी ये पॉसिबिलिटी भी है और ये पॉसिबिलिटी भी है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन बहुत जगह पे आपको एज ए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग
आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो रिजेक्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दोनों में से रिजेक्ट करना ही करना है। जैसे जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो स्टार्टिंग में तो हम रिजेक्ट ही नहीं कर पाए। हाँ, अगर n इक्वल टू माइनस कुछ आ गया होता, n इक्वल टू 2.5 या 22.5 आ गया होता, तो मैं इसको यहीं पे रिजेक्ट कर देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नंबर ऑफ रोज कभी 22.5 होगा नहीं, या तो पहला रो, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, पांचवा, छठा। लेकिन 22.5 कौन सा रो होता है? या माइनस में भी होता तो माइनस रो कौन सा रो होता है? कोई रो ही नहीं होता। तो ये यहां पे रिजेक्ट हो जाता अगर ऐसा होता तो। लेकिन आंसर क्या आया? 25 एंड 16। अभी तक मेरे पास कोई कोई रीजन नहीं है कि मैं इन दोनों को रिजेक्ट, दोनों में से एक को रिजेक्ट कर दूं। तो फिर मैं आगे बढ़ा। फिर हमने देखा कि 16th नंबर पे कितने लॉग्स आ रहे थे। तो ये आ रहा था 5। फिर हमने देखा कि अगर मैं ऐसे ही निकालता हूं 25 25th रो पे तो -4 लॉग आ रहा था। और जैसे ही मुझे पता चला कि 25th रो पे -4 लॉग आ रहा है, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि 25th रो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी -4 लॉग होगा नहीं। लास्ट वाला जो लॉग होगा वो होगा 1। तो इस रीजन से, इस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चों? तो बच्चों लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट, लॉजिक बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। कोई भी चीज को याद नहीं करनी है, कोई भी चीज को जो है रट्टू तोता नहीं बनना है जिंदगी में। उनका कोई वैल्यू भी नहीं है वैसे आज के डेट में। जिस बच्चे के पास समझदारी है ना, हो सकता है उसके कुछ परसेंटेज कम आए होंगे आपसे, लेकिन अगर उसकी समझदारी बिल्कुल क्लैरिटी है ना उसको थॉट में, तो उसी तरीके के जो लोग हैं उनको कंपनियां ढूंढती हैं, उनको लेना चाहती हैं। उनको नहीं जो बस चीजों को बस रट करके समझ जाते हैं। रट करके समझ तो क्या ही लेंगे वो, जो रट लेते हैं। जो समझते हैं चीजों को, उनके लिए ये दुनिया ओपन है। चलो आगे देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद फिर हम रेस्ट करेंगे थोड़ी सी। इन अ पोटैटो, पोटैटो रेस, ये कौन सा रेस है? अच्छा, आलू को ले जा करके एक जगह से दूसरी जगह करना होगा कुछ। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन देखा हुआ मैंने। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये देखो, ये बकेट रखा हुआ है, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो पहला पोटैटो ढूंढ लें। 5 मीटर, ये रहा पहला पोटैटो, मिल गया। ये रहा तुम्हारा पहला पोटैटो। ये 5 मीटर दूर है, देखो यहां से यहां तक 5 मीटर। ये यहां से यहां तक 5 मीटर, ठीक है। एंड दी अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, उसके बाद वाला पोटैटो इससे 3 मीटर आगे, ये रहा। इसके बाद वाला पोटैटो इससे 3 मीटर आगे, ये रहा। ये सभी पोटैटो को रेड से कर दिया मैंने। मतलब आगे भी है, लेकिन आगे वाले को रेड से नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ तक। ये देखो, ये पोटैटो बनाया भी दिया इसने, ये रहा। तो यहाँ भी बना देते पोटैटो, कौन रोक रहा था? ठीक है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है। देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। ये ऐसे करके ये 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बढ़िया। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, यहां से स्टार्ट करता है ये। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, ओके। इस वाले पोटैटो यहां से स्टार्ट करता है, ये पोटैटो यहां वाला पोटैटो उठाता है और वापस यहां पे चला जाता है। रन्स बैक विथ इट, यहां से वापस दौड़ के और इसमें ड्रॉप कर दिया। रन बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, फिर यहां से, फिर क्या किया, फिर यहां से स्टार्ट किया, एक दूसरा पोटैटो लेने के लिए गया यहां पे, और फिर यहां से वापस आकर के बकेट में डाल दिया। ठीक है।
सेम वे इतना। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? अब ऐसे ही करके ये पूरे 10 पोटैटो को इसने बकेट में डालना है, तो ये पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इस बच्चे ने या इस लड़की ने। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पोटैटो को जब ये उठाया होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जी? फर्स्ट पोटैटो ऐसे लिख दें, फर्स्ट पोटैटो। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस चला होगा? ऐसे 5 मीटर गया और फिर 5 मीटर वापस आया, तो 5 × 2 कर देता हूं, 5 × 2। सेकेंड पोटैटो, फिर सेकेंड पोटैटो को उठाने के लिए ये 5 + 3 × 2, 5 + 3 तो गया ही, बट 5 + 3 आया भी तो मैं लिख दूंगा 5 + 3, या 5 + 3 को 8 लिख दूं, 8 × 2। थर्ड पोटैटो को उठाने जाएगा तो थर्ड पोटैटो को अगर उठाने जाएगा तो 5 + 3 + 3, ये तीसरा पोटैटो है, तो 5 + 3 8 + 3 8 और 3 11, तो 11 मीटर चल लिया, लेकिन वापस भी तो आएगा × 2। ऐसे ही करते करते इस बच्चे ने 10 पोटैटो को उठाना है, 10th पोटैटो। तो 10th पोटैटो में भी कुछ डिस्टेंस इसने किया होगा ट्रैवल, जो कि अब हम निकाल नहीं रहे। और निकालना चाहते हो तो बताओ, निकाल देता हूं, चलो निकाल ही लेते हैं। 10th पोटैटो जब उठाया होगा तो मैं बोलूंगा 10th टर्म। तो पहले एक बार चेक कर लिया जाए कि क्या ये एपी में है। 5 × 2 8 × 2 11 × 2, ये सब एपी में है क्या? तो देख लेते हैं। 5 × 2 10, 8 × 2 16, 11 × 2 22, ऐसे ही करके आगे भी होगा। तो देखते हैं, 16 में से 10 घटा दिया, कितना हो गया? 6। 22 में से 16 घटा दिया, ये भी 6। तो कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया 6 का। तो यहां पे लिख लूं a = 10, कॉमन डिफरेंस है 6, क्योंकि 6 में से 10 चला गया है ना, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं, 6 आ गया। ये दोनों चीजें मिल गई, तो मुझे इतना पता चल गया कि ये वाला जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और फाइनली टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, अगर वैसे ही 10th टर्म निकालना चाहते हो तो निकाल लो, अदरवाइज ऐड करने के लिए मैं यहां पे भी कर सकता हूं फॉर्मूले से, लेकिन निकालना चाहते हो तो निकाल लो, फायदा भी हो जाएगा। 10th टर्म निकालेंगे तो a मतलब 10 प्लस n-1, 10 में से एक चला गया, n-1 होता ना, तो 10 में से एक 9 इंटू डी के जगह पे है 6, तो कितना हो गया? 54 + 10 64। तो यहां पे 64 मीटर इस बच्चे ने ट्रेवल किया होगा 10वां पोटैटो उठाने के लिए। यूं यहां से यहां तक गया होगा और फिर वापस आया होगा, है ना। तो यहां से यहां तक कितना होगा? यहां से यहां तक 32 होगा, तभी तो वापस आने के बाद टोटल 64 बना होगा। बस एनालाइज कर रहा हूं, अदरवाइज कुछ ऐसा है नहीं कि हमें ये चीज करना ही है। बस कर दो, इसको ऐड कर दो यार, क्या परेशानी है इसमें। ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ कितने टर्म्स? 10 टर्म्स। इसका फॉर्मूला n/2, तो 10/2, n के जगह पे 10 है, इंटू a + l लगा देते हैं, क्योंकि अब मुझे लास्ट टर्म पता चल ही गया है। अगर पहले पता ना होता, ये काम मैंने नहीं किया होता, तो मैं कौन से फॉर्मूला लगाता? मैं बोलता 2a + n-1 इंटू डी। और आपको याद होगा कि इसी से तो आता है ये a + l। a + l के लिए मैं इसको लिख देता हूं a + n-1 इंटू डी, यही तो निकाला मैंने, a + n-1 इंटू डी। तो ठीक है, ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? a + l, 10 + 64
कितना हो गया जी? 5 74, 5 इंटू 74, ये कर लो जितना भी आता है, कर ही देते हैं। तो 7 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 मीटर इस बच्ची ने ट्रैवल किया होगा इस पूरा 10 पोटैटो को उठाने के लिए। ठीक है जी, ये हो गया। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे बच्चों, जो मैंने 5 इंटू 2 8 इंटू 2 ये सब लिखा है ना, इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे। जस्ट एक बार दिखा देता हूँ, फूड फॉर थॉट। ठीक है, बहुत जगह क्या होगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन में होगा और आप लोगों का कैलकुलेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा वहाँ। इसी को आप ऐसे ही बना सकते थे। आप बोलते कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बच गया? 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस, ऐसे ही करके ये 32 तक। अब ये वाला थोड़ा करना सिंपल है ना, और उसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कोई डिफरेंस है क्या, कोई टाइम की बचत हो रही है क्या, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन मान लो यहाँ पे 2 के जगह पे कुछ ऐसा होता, इसमें 11 से मल्टीप्लाई होता, तो ऐसे होता मान लो। तो आप क्या करते? 5 इंटू 11, पहले लिखते 55, फिर 11 इंटू 8 88, सॉरी 11 इंटू 11 121 होता है क्या? हाँ। अब फिर आप देखते कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कितना है, फिर आप देखते पहला टर्म कितना है, तो ये कैलकुलेशन बढ़ गया ना। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं, 11 को कॉमन ले लूं, तो देखो अभी वही है, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 32, ये आसान है। और लास्ट में 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकाल लूंगा और 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा लास्ट में। ठीक है जी। सो जब भी आपको कुछ कॉमन वाला चीज देखे ना, तो सिंपल वाला चीज करो और लास्ट में उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। सो चलो बच्चों, यहाँ पे अभी अपने आप को रेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने आपके देखे हैं, वो कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है। हाँ, एक्सरसाइज 5.4 के ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। आई थिंक इसमें 5 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इनको भी करेंगे। ऑप्शनल है तो क्या हो गया, हमें क्या मतलब है ऑप्शनल हो या एक्सरसाइज वाला हो, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा मेरा, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या पता ऑप्शनल है तो कुछ टफ भी हो, और हम भी देखें कितना टफ होगा, क्या टफ होगा उसमें, है ना। तो जी हमारा तो एम है बनाना, और किसी बच्चे को अगर नहीं देखना है तो ये स्किप कर सकता है इसके बाद वाला वीडियो। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया कंप्लीट, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जिस बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है वो अपन इस एक्सरसाइज को भी देखें, और हम देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अगले क्लास में सॉल्व, और उसके बाद I mean that is going to be your last class of arithmetic progression. Next class. Okay. ठीक है जी, टेक केयर, गुड बाय।